वी-गार्ड प्रेजेंट्स अब उत्तर चाहिए, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड comes together at Sharda. Admissions now open. चार जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आए। रवायत ये कहती थी, पुराना अनुभव ये कहता था कि 4 जून को दोपहर में 2 बजते बजते ईवीएम पर स्यापा शुरू हो जाना चाहिए था। ईवीएम हाय हाय टाइप का कुछ माहौल बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बना। हैरानी हुई देश को कि इस बार ईवीएम को बेवफा नहीं कहा किसी ने, क्योंकि तब शायद ये उम्मीद थी कि सरकार अपनी भी बन सकती है। नायडू और नीतीश इधर भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं मोदी की सरकार बने। तो ईवीएम को बिसरा दिया गया, ईवीएम को बरी कर दिया गया, ईवीएम की इज्जत से खिलवाड़ नहीं किया गया। लेकिन फिर राजनीतिक घटनाक्रम इससे घूमा कि जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी जो एनडीए के चुनाव पूर्व सहयोगी थे, एनडीए में शामिल थे, वो लोग साथ रहे और सरकार बन गई। अब सरकार बन गई तो अचानक से फिर अब ईवीएम पर कैसे जाएं? तो 2 उत्प्रेरक मिले विपक्ष को, राहुल जी को, अखिलेश जी को 2 उत्प्रेरक मिले। एक उत्प्रेरक एलन मस्क हैं, जो एक्स के मालिक हैं, टेस्ला कार वाली कंपनी के मालिक हैं। उन्होंने एक्स पर कुछ पोस्ट डाली ईवीएम को लेके कि ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकती है, इसलिए ईवीएम को हटा देना चाहिए। अब वहीं से जीवन ज्योति जागृत हो गई विपक्ष में, उसमें प्राण शक्ति लौट आई और मस्क का आभार जताते हुए विपक्षी शिविर निकल पड़ा, ईवीएम हाय हाय, ईवीएम हाय हाय। और दूसरा उत्प्रेरक का काम किया, महाराष्ट्र में एक अखबार में छपी एक खबर ने, जिसने कहा कि भाई एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के एक सांसद की जीत हुई 48 वोट से, और उन्होंने हराया उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के प्रत्याशी को। तो एक अखबार ने खबर छाप दी कि यहां पर जो शिंदे वाली शिवसेना के प्रत्याशी थे, जो जीते हैं बाद में, उनके एक रिश्तेदार मतगणना केंद्र पर अंदर थे और उनके पास जो मोबाइल था उसमें ओटीपी आ रहा था, उस ओटीपी के बाद ईवीएम खुल रही थी। अब अखबार ने तो खबर छाप दी तो हंगामा हो गया। उद्धव ठाकरे तो बिल्कुल कलफ का कुर्ता पहन के निकल आए, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमारा आदमी जीता, ये तो फर्जी है मामला। तो उससे भी प्रेरणा कुछ विपक्ष के बड़े नेताओं ने ली। लेकिन जब चुनाव आयोग ने पलटकर उस अखबार को नोटिस दे दिया, आरोप लगाने वालों को नोटिस चस्पा कर दिया, तो थोड़ा मामला ठिठका, क्योंकि कोई मानने को तैयार नहीं कि ईवीएम को अनलॉक करने के लिए मोबाइल चाहिए, मोबाइल पर ओटीपी आएगा। यह उसी किस्म की बौद्धिक पराकाष्ठा थी। बौद्धिक पराकाष्ठा इन्वर्टेड कॉमा समझिएगा। बौद्धिक पराकाष्ठा थी, जैसे कभी किसी ने कहा था कि 2000 के नोट में चिप लगी है, वो जहां रहेगा वहां उसकी लोकेशन ट्रेस हो जाएगी। ये उसी किस्म की अति प्रचंड दुर्धर्ष बौद्धिकता थी कि ईवीएम मोबाइल के थ्रू ऑपरेट होगी, मोबाइल पर ओटीपी आएगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे बैंक में कोई ट्रांजैक्शन करना है, बोले ओटीपी आया बताओ, या आधार में चेंज कराना है,
नहीं, ठीक है। अब हाय हाय फिर हो गई और फिर विपक्ष कह रहा है कि ना भाई, अब तो ईवीएम हटाओ और बैलेट लाओ, मोहर लगे। इस देश ने बैलेट पेपर से चुनाव को दशकों देखा है। चुनाव में भीषण हिंसा देखी है, रक्तपात देखा है, लुटते हुए मतपत्र देखे हैं, छिनती हुई मतपेटियां देखी हैं, चुनाव में लगे कर्मचारियों की मृत्यु देखी है उन मतपेटियों को बचाने में। खेत खलियान बाग बगीचे में मतपेटियां पाई गई, आगजनी के शिकार हुए मतपत्र, ये सब देखा नहीं क्या इस देश ने? लेकिन फिर मांग हो रही, बोले नहीं, घड़ी की सुई पीछे लौटाओ, और तर्क दिया जा रहा दुनिया के बहुत सारे देशों ने ऐसा कर लिया है। दुनिया का कोई देश बताइए जहां 100 करोड़ का मतदाता समूह हो, जहां 100 करोड़ का मतदाता समूह हो, क्या ऐसा दुनिया में कोई दूसरा देश है? आप 100 करोड़ लोगों की चुनाव की प्रक्रिया को ठप्पा सा कराना चाहते हैं। उसमें जो पूर्व के अनुभव हैं वो खट्टे नहीं, वो विभत्स हैं। कैसे रक्तपात होता था, कैसे गुंडागर्दी होती थी, कैसे लूटपाट होती थी, मतपत्रों की छीना झपटी होती थी, वो सब शांत हो गया। शांति से चुनाव हो रहा है। और सब लाख टके की बात, ये जितनी बातें मस्क के बाद से आई हैं या मुंबई के केस से आई हैं, उनसे ज़्यादा मामले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी। उन सब विषयों पर सारे विद्वानों ने अपने अपने तर्क कोर्ट में रखे। प्रशांत भूषण जैसे बड़े वकील लीड कर रहे थे ईवीएम हटाओ अभियान का, सुप्रीम कोर्ट ने सबकी बातें खारिज कर दी और साथ में ये राइडर भी लगाया कि भारत के लोकतंत्र के लिए ये अच्छा नहीं कि ईवीएम को लेकर ऐसी ही फालतू बातें उठाई जाएं। लेकिन उसके बाद भी उस वक्त चुप हो गए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। लेकिन उसके बाद जैसे ही थोड़ी सी हवा मिली मस्क से और मुंबई वाले एपिसोड से, वैसे ही हमारे विपक्ष के नेताओं की सारी हसरतें फिर चौराहे पर आ गई। ये ईवीएम का राग इस समय क्यों उठाया जा रहा है, गाया जा रहा है? हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट को देखिए, फिर बहस में चलेंगे और फिर इस बात को डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि बार बार ईवीएम बेवफा का नारा क्यों लगता है भारत में। पहले रिपोर्ट देख लीजिए। देश में लोकसभा चुनाव का रण खत्म हो गया। एनडीए ने अपने सहयोगी दलों की मदद से सरकार भी बना ली। विपक्षी भी इस बात से खुश नजर आए कि अब की बार तो सरकार के सामने मजबूती से अपनी बात रख पाएंगे। मगर इस बीच एक बार फिर से विवादों की बोतल से निकले ईवीएम के जिन ने नई सियासी लड़ाई को शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने जब से ईवीएम के हैक होने को लेकर सवाल खड़े किए, तब से देश में विपक्षी नेताओं को सरकार को घेरने का मौका मिल गया। सबसे पहले राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करते हुए ईवीएम को ब्लैक बॉक्स करार दिया। राहुल गांधी ने लिखा, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उनकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। बस फिर क्या था, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मोर्चा संभाल लिया और अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में लिखा है कि टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है। अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं,
तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे वजह क्या है, ये बात भाजपाई साफ करें। आगामी सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराने की अपनी मांग को हम फिर दोहराते हैं। हालांकि जब चुनावी नतीजों के बाद आरोप लग रहे हैं तो सत्ता पक्ष भी कैसे चुप रहता। तो बीजेपी ने कह दिया कि जैसे राहुल गांधी ने वायनाड और रायबरेली में जीत हासिल की है तो ईवीएम वाकई में ब्लैक बॉक्स ही है। अगर आप राहुल गांधी जी की जीत जो उन्होंने दर्ज की है वायनाड और रायबरेली में देखेंगे तो वाकई में रहस्यमय है, ब्लैक बॉक्स। लेकिन सच तो ये है कि ईवीएम के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। अब आप ईवीएम मशीन्स को अगर देखेंगे तो उसमें एक प्रोग्रामेबल चिप होता है और वो स्टैंड अलोन डिवाइस है, वो किसी और डिवाइस से भी कनेक्टेड नहीं है। और ये 10 साल का बच्चा भी, बल्कि 8 साल का बच्चा भी आज के तौर पर जानता है कि ना तो वाईफाई है, ना तो इंटरनेट है, ना तो ब्लूटूथ उससे कनेक्टेड है, तो कैसे छेड़छाड़ हो सकती है। दरअसल विपक्षी नेताओं को सरकार को घेरने का मौका इसलिए भी मिल गया क्योंकि शिवसेना शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर के रिश्तेदार मंगेश पंडिलकर पर आरोप लग गया है कि वे 4 जून को मुंबई के काउंटिंग सेंटर में एक मोबाइल फोन लेकर गए और ईवीएम को अनलॉक किया, जिससे एनडीए उम्मीदवार 48 वोटों से जीत गए। लेकिन मुंबई में ईवीएम हैकिंग के आरोपों को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले ही विपक्ष ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए थे। तब देश की सबसे बड़ी अदालत में सभी पक्षों के वकील और दलील के बीच चली लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम को क्लीन चिट दे दी थी। तो इस सब के बीच अब सवाल यही खड़ा होता है कि चुनावी नतीजों के इतने वक्त बाद विपक्ष को फिर से ईवीएम की याद क्यों आने लगी है। साथ ही क्या विपक्ष का इस तरह का रवैया दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को दुनिया के सामने शर्मसार नहीं कर रहा है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने सभी पक्षों को सुनने समझने के बाद जब इस बात को संपुष्ट कर दिया, इस बात पर अपनी मोहर लगा दी कि ईवीएम में कोई दोष नहीं, तब अचानक से चुनाव परिणाम के 12-13 दिन बाद फिर ईवीएम मुर्दाबाद का ये स्लोगन उछल आया। आपको मेहमानों के पास ले चले, उनका परिचय कराएं, उससे पहले एक छोटा सा अवकाश लेंगे। एक विज्ञापन है, जरा उसको देख लीजिए, तुरंत आते हैं, मेहमानों के पास चलेंगे और फिर इस मसले को समझने की कोशिश करेंगे कि अचानक से ईवीएम का जिन बोतल से बाहर क्यों लाया जा रहा है। Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Come, my love, please don't say no, baby. Come, my love. वी-गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ जो अच्छों को ठंडा करे। वी-गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? मेहमानों साहब का परिचय करा दें। प्रशांत पटेल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, प्रशांत जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का स्वागत है। विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, कांग्रेस के नेता, विवेक जी का बहुत स्वागत है। और अरविंद सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, अभी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी सी देर में। विवेक नारायण जी, आपसे बात शुरू करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में सभी विद्वानों ने अपने अपने तर्क रखे थे। प्रशांत भूषण जैसे काबिल लोग लीड कर रहे थे ईवीएम मुर्दाबाद वाले पक्ष को, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। खूब जिरे हुई, देश की सबसे बड़ी इजलास ने उस पर फैसला सुना दिया और साथ में ये हिदायत भी दी थी, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, कि आगे से इस तरह का
भ्रम मत फैलाइएगा ईवीएम को लेके। उस वक्त सबने चुप्पी साध ली, बोले चलो इस वक्त चुप रहो। जैसे ही थोड़ा सा अवकाश मिला, एलन मस्क का सपोर्ट मिला, मुंबई वाला एक मसला आया, फिर सारे लोग निकल पड़े, बोले ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। विवेक जी। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आपने जिक्र किया तो पहले उसी बात पे आ जाते हैं जी। सुप्रीम कोर्ट हमारा सबसे बड़ी अदालत देश की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, जहां तक मुझे हो सकता कम जानकारी हो, वीवीपैट से मिलान की बात थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया था। वीवीपैट को लेके ये सारी बात थी। बाकी किन बिंदुओं पे थी मैं नहीं कह सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चलिए जो कहा, आप कह रहे हैं, हम उसको तस्लीम करते हैं कि उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने इसको बिल्कुल खारिज कर दिया कि इसमें कोई भी इफ एंड बट की गुंजाइश नहीं है, कोई बिंदु नहीं बचा है। सारे बिंदु अगर हो गए हों सुप्रीम कोर्ट के सामने तो ठीक है उनकी बात। लेकिन अमिताभ जी, बात यहाँ पे ये है कि लोकतंत्र, जो हम विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, और लोकतंत्र होता है ऑफ पब्लिक फॉर द पब्लिक। तो अगर यहाँ पे देखिए दो बातें हैं, तो अगर कोई शंका उठ रही है तो इसके दूर करने का दायित्व, क्योंकि चुनाव आयोग खुद ऑटोनॉमस बॉडी है, उसको करना चाहिए, या सरकार को निर्देशित करना चाहिए कि अगर कहीं से फिर भी आशंका है तो उस आशंका को हमें दूर करना चाहिए। ये, और अब बात आते हैं कि जो बात हुई थी कि जनादेश के बाद ये बात क्यों हो रही है। तो देखिए, आप राहुल जी का अगर बयान देखिए तो उन्होंने बहुत ही एक स्वागत योग्य बयान दिया है, बहुत संतुलित बयान दिया है, और ये कहा है कि पारदर्शिता कोई भी संस्था हो तो उसके लिए जरूरी है। अगर पारदर्शिता नहीं है तो वहां लोकतंत्र दिखावा और धोखाधड़ी की होगा। संभावना रहती है। ठीक, राहुल जी का बयान आप तो अच्छा कहोगे। अरविंद जयतिलक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अरविंद जी का भी स्वागत है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, जिस मशीन से राहुल जी 2 जगह से जीते, जिस मशीन के जरिए 10 साल बाद कांग्रेस 99 पाई, जिस मशीन के जरिए 7 राज्यों में इंडिया गठबंधन की सरकार है, उस मशीन की भी हाया कर रहे हो। जब 44 आई थी तब हाया करना समझ में आता है, अब तो 99 आ गई। 1 मिनट विवेक जी, अब दोबारा नहीं, जब दोबारा में अवसर आएगा तब, अभी बीच में नहीं। तब आपको, अच्छा मान लीजिए आपको इतना ही विषय था तो 4 तारीख को दोपहर में 12 बजे से मंत्र जाप शुरू होना चाहिए था। ईवीएम हाय हाय नहीं, राहुल जी को, अखिलेश जी को ऐसे सधे ट्वीट 4 तारीख को, तब तो मन में लड्डू फूट रहे थे कि गुरु चुप्पे रहो, चुप्पे, हो सकता है अपनी सरकार बन जाए, मामला आ गया है क्या, ये तो लड्डू फूट रहे थे। बोले ईवीएम ओके है, डोंट वरी, ईवीएम इज ओके, सरकार बन रही, चुप रहो। नहीं, उस वक्त अगर सपा कोई कार्यकर्ता कहता भी तो अशोक जी उसको डांट देते कि चुप, इस वक्त ईवीएम पवित्र है, सरकार बनने जा रही है, बौड़ो मुक गया। ऐसी बातें हम लोग तब कहेंगे जब सरकार ना बने। लो भैया, अशोक जी 3 सीट जीते, 5 सीट जीते तो भी ईवीएम हाय हाय, 37 जीत गए तो भी ईवीएम हाय हाय। और ये वैसे रवायत कहती थी कि ये ईवीएम हाय हाय का जो मंत्र जाप है, ये 4 तारीख को 2 बजे तक शुरू हो जाना चाहिए था। नहीं, ये 12-13 दिन लेट है, जैसे मानसून लेट आता वैसे। अशोक जी, सवाल है कि आप जिस चीज को रिलेट कर रहे हैं कि ज्यादा सीटें आ गई तब आप ईवीएम पे इतना दिन बाद, कम सीटें आ गई तब आपको बोलना चाहिए था, ये सीटों से ईवीएम के क्रेडिबिलिटी का उसका कोई ताल्लुकात नहीं। बात सिर्फ है क्रेडिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। और जो जहां तक मुझे याद है अमिताभ जी, यूनाइटेड स्टेट में 1892 में ईवीएम का इजाद हुआ था और उसके बाद वहां पे बंद भी हो गया। हिंदुस्तान में तो हमें लगता है 1982 में केरला में शुरू हुई थी और 2004 में आम चुनाव में शुरू हुआ था, तो कांग्रेस की रिजीम थी। लेकिन 2004 के बाद 2009 में आप देखेंगे कि एल.के. अडवाणी साहब एक प्रस्तावना लिखते हैं जीवीएल नरसिम्हा राव की एक बुक में, और उसमें बहुत लंबा चौड़ा लेख जीवीएल नरसिम्हा राव जी ने लिखा था, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे, और उसका शीर्षक था डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट ऑन आवर ईवीएम, ये उनका शीर्षक था। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि विपक्ष की सरकार ही इसमें सवाल, विपक्ष के लोग ही इसमें सवाल उठाते हैं। सवाल तो भारतीय जनता पार्टी भी ईवीएम पे पूरा किताब लिख दी, रामायण लिख दी ईवीएम पे,
तो देखिए सवाल आज भी है ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी का। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जिस व्यवस्था में अगर मतदाताओं के मन में जरा भी शंका हो रही है, उस व्यवस्था के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका लगाई गई थी, अमिताभ जी आपको याद होगा, तो उसमें बस 10 सेकेंड की वीवीपैट का जो मिलान हो जाए। ठीक है, अभी रुक जाओ, आते हैं, दोबारा से आते हैं। बड़ी सावधानी से खतरनाक खेल खेला जा रहा है, बड़ी मासूमियत के साथ। जिससे प्रशांत पटेल आपके पास आ रहा हूं, फिर अरविंद जी के पास जाऊंगा। हाँ, जिसे पूछो वो कह रहा कि भाई साहब हम तो विश्वसनीयता की बात कर रहे हैं ना, क्रेडिबिलिटी की। अच्छा जी, जब ठप्पा लगता था कागज पर और वोट पड़ता था तो मतदाताओं के मन में शंका छोड़ो, छोटी बड़ी शंका सब छोड़ो, तब तो मतदाता सामने देखता था दे बम दे गोली सटासट पूरी किताबियां लेके आदमी भाग गया खेत में, वहां सटासट छाप रहा है। नहीं देखते थे क्या? आपने ना देखा हो, विवेक जी ने, अशोक जी ने, ये प्रशांत ने, मैंने तो देखा है। कहीं 5 मारे, कहीं 6 मरे, कहीं 2 मरे, कहीं 4 मरे, रिटर्निंग ऑफिसर रेल दिया, कहीं पूछा अधिकारी मारा गया छीना झपटी में। तो वो जनता के भीतर भरोसा पैदा हो रहा था, पारदर्शी था, अच्छा हो रहा था ना। एक सीट से 16 बार चुनाव हुआ, 13 बार बाप बेटे जीत गए। क्यों? बोले ठप्पा चल रहा था, बोले चिंता ही न करो अपन है, वो अच्छा था। अब कह रहे राहुल जी, अखिलेश जी, स्टालिन जी, ममता जी, सबने ये कहा कि पारदर्शिता और विश्वास का सवाल है। तो विश्वास का सवाल तब क्यों नहीं उठाया जब एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद में गोली चले बिना चुनाव नहीं होता था? अशोक जी, कौन जीता कौन हारा, इससे पहले 5-7 का मरना लाजमी था, विवेक जी भी जानते हैं। मैं नामों के उल्लेख में नहीं पढ़ रहा। खैर, प्रशांत पटेल जी, देश इंतजार कर रहा था कि 4 तारीख को 2 बजे तक तो शुरू हो ही जाएगा ये पाठ, लेकिन हुआ नहीं। फिर 2-4-6 दिन बीत गए, फिर हफ्ता 2 हफ्ता बीत गए, हुआ नहीं। तो हम लोग भी थोड़ा सा चिंतित थे कि अचानक ईवीएम पवित्र कैसे हो गई। जो राजनीतिक दल और जो नेता हर चुनाव के बाद ईवीएम पर आक्षेप करते थे, वो अचानक ईवीएम पर सौम्य कैसे हो गए। मुझे याद है प्रधानमंत्री ने कहा भी था चुनाव के बाद अपने एक भाषण में, परिणाम आने के बाद, कि भाई हमने लोगों से पूछा जब नतीजे आए कि भाई जरा पता करो ईवीएम जिंदा है कि नहीं। अब अचानक से मैं देख रहा हूं 2 दिन से फिर माहौल बन रहा है, बोले ईवीएम हाय हाय। प्रशांत पटेल, चूंकि एलन मस्क अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने वहां की चुनाव व्यवस्था देखी होगी। और एलन मस्क के ट्वीट के जवाब में हमारे जो पूर्व मंत्री थे आईटी के, राजीव चंद्रशेखर जी, अभी कुछ मतों से ही, खाली 16,000 मतों से चुनाव हारे, कई उनकी आईटी कंपनियां रही हैं, सफल उद्यमी है भी उनकी आईटी कंपनीज हैं। उन्होंने भी ये जवाब दिया है कि एलन मस्क का जो ट्वीट है ये अमेरिका या अन्य देशों की ईवीएम के संबंध में हो सकता है, क्योंकि उन देशों की जो मशीनें हैं नेटवर्क से संचालित, ब्लूटूथ या इंटरनेट से जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन जो भारत की जो ईवीएम्स हैं वो ना तो ब्लूटूथ से कनेक्टेड होती है, ना कहीं मोबाइल से कनेक्टेड होती है, ना ही इंटरनेट से कनेक्टेड होती है। ये प्योर कैलकुलेटर की तरह होती है, जो जिस तरह पुराने कैलकुलेटर होते थे, जिनको बाहर किसी डिवाइस से ना ही कनेक्ट किया जा सकता है, ना ही छेड़खानी किया जा सकता है। दूसरी बात, ईवीएम की बात 2009 में भी की गई थी, हमारे पार्टी के द्वारा भी उस पर सवाल उठाए गए थे, तब तक उतना अपग्रेडेशन नहीं हुआ था, ईवीएम का मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचा था, तो इसलिए वहां पर संदेह उठे थे। उन संदेहों को बाद में दूर किया गया, कई सारे अपग्रेडेशन किए गए, वीवीपैट वाला भी विषय है और कई सारी चीजें आई और ईवीएम भी नई अपग्रेड हुए। और उस समय पार्लियामेंट में 2009 के चुनाव से पहले कपिल सिब्बल जी जो मंत्री थे, उनका बयान मैं पढ़ रहा हूँ, कोट अनकोट, जो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में है। ईवीएम एक कैलकुलेटर है, ईवीएम में बाहर से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, ईवीएम का चिप सिर्फ इस तरह से बनाया जाता है कि बटन दबाने के कमांड को ही याद रखता है, फुल स्टॉप। ईवीएम ना ब्लूटूथ से कनेक्ट हो सकता है, ना किसी एक्सटर्नल डिवाइस से कनेक्ट हो सकता है, डबल एरोटेड कमा। तो ये बात सही कि उस समय पहले संदेह थे, लेकिन बाद में उन संदेहों को दूर किया गया, चुनाव आयोग ने दूर किया, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा। जब सुप्रीम कोर्ट ने चीजें कह दी भाई अब डन एंड डस्टेड है, क्लियर है, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद किसी विषय पर संदेह करने का कोई प्रश्न बचता है। जी अरविंद जयतिलक जी, 2 बातें हैं।
मैं अगर किसी व्यवस्था को मान रहा हूं ये अशुद्ध है, ये भ्रामक है, ये अविश्वसनीय है, तो मैं उस व्यवस्था का हिस्सा फिर नहीं बनूंगा, और अगर बन गया तो इस्तीफा दे दूंगा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट की कहीं नहीं मानना है। चुनाव आयोग ने 3 दफा सार्वजनिक मुनादी कराई कि भैया जो जो लोग ईवीएम को हैक कर सकते हैं वो लोग आए हमारे यहां। कोई नहीं गया राजनीतिक दल से, कोई बोले नहीं हम तुम्हारे यहां हैक करने आए नहीं, दिखा वो टेस्टिंग में नहीं आएंगे, हम तो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। क्या कर लोगे? कुछ नहीं, करिए। लेकिन मैं इस बात को लेकर हैरान हूं कि आप इतना नैतिक साहस भी नहीं दिखाना चाहते कि अगर ईवीएम आपकी दृष्टि में खराब है, दोष युक्त है, वो मैनिपुलेट हो सकती है कहीं से, तो छोड़ दीजिए, इस्तीफा देके बाहर आ जाइए। एक बड़ा जन आंदोलन भारत में खड़ा कर दीजिए। सारे विपक्ष के विधायक, सारे सांसद, सारी राज्य सरकारें इस्तीफा देके आ जाएं। अगर 7 राज्य सरकारें अभी शाम तक इस्तीफा देके सड़क पर आ जाएं और 230 विधायक सांसद आ जाएं, तो देश में अपने आप एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। लेकिन विधायक भी रहेंगे, सांसद भी रहेंगे, मंत्री भी रहेंगे, मुख्यमंत्री भी रहेंगे, और ईवीएम हाय हाय भी करेंगे वक्त बेवक्त। अरविंद जी। बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए आपने सही कहा। 2017 में 3 जून को चुनाव आयोग ने कहा कि भाई सभी राजनीतिक दल जिसकी इच्छा करे आए और हमारे यहाँ जो है हैक करके दिखाए। केवल 2 राजनीतिक दल पहुंचे थे, एनसीपी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, और जाने के बाद जो है वो भी 4 घंटे का समय था। कोई भी हैक करने में अक्षम रहा और कहे वे लोग कि नहीं, ईवीएम में कोई दोषपूर्ण त्रुटि नहीं है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। इसके बाद चुनाव आयोग कहा कि आप चाहें तो इसको खोल करके भी आप छेड़खानी करके दिखा सकते हैं, करके दिखा सकते हैं। उसमें भी वो कामयाब नहीं हुए। उनके बड़े बड़े जो टेक्नीशियन थे उनको लेकर के गए थे। आश्चर्य लगता है अमिताभ जी कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोगों का जो ईवीएम है वह जो है स्टैंड अलोन डिवाइस है, कहीं से उसमें किसी प्रकार का नेटवर्किंग नहीं है। अक्सर दलील दिया जाता है कि अमेरिका और फ्रांस के लोग जो है ईवीएम के बाद बैलेट पेपर पर लौट है। अरे भाई, उनका जो था वो नेटवर्किंग डिवाइस था, आपका नेटवर्किंग नहीं है किसी भी किस्म का, तो आप उनसे अपनी तुलना क्यों करते हैं? और आज भी वहाँ कई राज्यों में जो है आज भी ईवीएम का यूज होता है। ये तो चलिए इसका तकनीकी पक्ष है। आपने बिल्कुल सही कहा। आप पश्चिम बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभरते हैं, उत्तर प्रदेश में उभरते हैं, महाराष्ट्र में सबसे बड़े दल हैं, इसके बाद भी आप रोना रोते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जो आपने देखा कि 2018 में चुनाव आयोग जो 3 सदस्यीय जो एक कमेटी बनाया, उसकी रिपोर्ट के जब सुप्रीम कोर्ट में गई तो उसी को आधार बना करके जो सारी जो याचिकाएं दाखिल की गई थी ईवीएम को चुनौती देने की, उसको खारिज कर दिया गया। बावजूद इसके आप जो है छाती पीट रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद भी छाती पीट। इसका सीधा मतलब है कि आप अपने ही लोकतंत्र को जो पूरी तरह से पारदर्शितापूर्ण चुनाव प्रक्रिया ईवीएम के जरिए हो रहा है उस पर सवाल दाग रहे हैं। हम लोग क्या कहा जाता है अमिताभ जी की, वो जो है जब तक पश्चिम ताली न बजाए पूरब जो है अपनी उपलब्धियों पर गौरवान्वित नहीं होता है। अमेरिका का एक व्यक्ति कह दिया कि नहीं, भारतीय जो ईवीएम में त्रुटिपूर्ण है, आप जो है सिर पर उठा लिए, और जो है खुद जब उसमें आप संलिप्त हैं, आप उसका श्रेष्ठतम भागीदार बने हैं उस चुनावी प्रक्रिया का, आप जीत करके आए हैं, आपकी बड़ी उपलब्धि है। बावजूद इसको लेकर के आप जो फजियत खड़ा कर रहे हैं, क्या ये देश के जनमानस, देश की व्यवस्था, देश का जो सिस्टम है, क्या उसके खिलाफ नहीं जाता है? क्या हमारी जो एक शांतिपूर्ण निष्पक्ष प्रक्रिया चुनाव की जो चल रही है पूरे विश्व में इतने बड़े लोकतंत्र का, क्या उस पर सवाल नहीं है? ये कुल मिला करके आपने सही कहा, इन लोगों के अंदर न तो नैतिक साहस है, न किसी किस्म का जो है एक जो है सोच है, नजरिया है, जो कि सही पैरामीटर पर अपने आप को स्टैंड करा सके। अरविंद भाई, ठीक, बिल्कुल ठीक बात। विवेक नारायण जी, सारी किस्सा कहानी छोड़ो कि भाई 2 बार आपकी सरकार उसी मशीन से बनी केंद्र में। नहीं, आपको तो 272 में आए थे, लेकिन गठबंधन की सरकार बनी 2 बार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में। और आज भी छोटे बड़े मिला के 7 राज्यों में गैर भाजपा, गैर एनडीए सरकारें हैं। इसको छोड़ भी दे हम करें सबको, तो भी क्या विपक्ष ये साहस दिखा सकता है कि जितने लोग ईवीएम से चुन के आए सब एक साथ इस्तीफा दे दे? बोले ना, हमको ईवीएम पे भरोसा नहीं। विवेक जी, तो बात बन जाएगी, राहुल जी अभी एक ही सीट छोड़ने कह रहे, मगर दोनों छोड़ दें क्या, और सारे कांग्रेस वाले छोड़ दें, कहे हमें मंजूर नहीं है, तो जान आ जाएगी आपकी बात में और उसमें वजन पैदा हो जाएगा। नहीं,
क्या करना है इसी सांसदीय का, विधायकी का, सरकार का, जो आपके हिसाब से गलत मशीन से आई है? छोड़ दीजिए। नहीं, विवेक जी, भूपेन जी, अमिताभ जी, देखिए बात यहाँ पे एलन मस्क के एक उनके एक्स पे दिए हुए बयान पे हो रही है। यहाँ पे किसी भी नेता ने, राहुल जी ने, किसी ने जनादेश पे कोई सवाल नहीं उठाया है। एक भविष्य में अगर कोई सुधार सकता है तो उसके लिए एक चुनी हुई सरकार का और चुनाव आयोग का दायित्व बनता है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम ये सब हवालों के बाद में भी अगर कोई चीज है तो अभी चुनाव होने नहीं जा रहे हैं, एक बैठ के जनता की शंकाएं क्यों नहीं दूर होती है आम दलों की। दूसरी बात देखिए आप, ये आज जो विवेक जी, एक मिनट, जब पहले चुनाव होता था ठप्पे से तो जनता के मन में शंका नहीं थी, तब तो वो आंखें फाड़ के देख रहे थे, हाय राम गुड्डू मर गए, अमुन्ना गोली लग गई, नहीं देख रहे थे? देखिए, नहीं, हमारा भाजपा विश्व में सबसे ज्यादा सुशासन और नैतिकता और राष्ट्रवाद का दावा करने वाली पार्टी है। आज 10 सालों से वो सत्ता में है। आज इस तरह के अगर कोई सवाल उठते हैं तो नैतिकता वाली सरकार को चाहिए कि वो पिछली सरकारों से तुलना न करते हुए उसका फिर एक कोई समाधान निकाले। भविष्य में सुधार की गुंजाइश बराबर बनी रहती है। आज क्या वजह है कि इस सरकार के सवालों पे सवाल क्यों उठते रहे हो? चाहे पुलवामा की बात हो, चाहे कोरोना में डेथ के आंकड़ों की बात हो, चाहे जीडीपी के आंकड़ों की बात हो, तो आप इनके सरकार के सवालों पे, सरकार के फैसलों पे सवाल क्यों उठते रहे हैं? इसके पहले आपके भाई एक मिनट, विवेक भाई, मैंने तो ऐसी कोई सरकारी न देखी न सुनी। जवाहरलाल जी की सरकार के फैसले पर भी सवाल उठते थे। और कहिए तो मैं बताऊं, इसलिए ये तर्क मत दीजिए कि इसी से सरकार उठ रही। कैसी बात कर रहे हो? कौन सी सरकार है जिसपे सवाल नहीं उठ रहे? अरे चुंगी की नगर पालिका जो होती है, चुंगी नगर पालिका, उस पर भी सवाल उठते हैं। ये तो देश की सरकार है यार। नेहरू जी की सरकार के समय नहीं उठता था, उनके तो दामाद ने फैसले में सवाल उठाया था, राममनोहर लोहिया ने उठाया था। नेहरू जी की तो शेरवानी पे सवाल उठ गया था, बाकी फैसला छोड़ो। और चीन के साथ जब युद्ध हुआ उसके बाद हाउस में जब पंडित जी आए तो क्या स्थिति थी? सवाल नहीं उठ रहे थे, तब तो लट्ठी चल रहे थे। पंडित जी से पूछा गया कि क्या भारत की जमीन कब्जा कर ली चीन ने? तो उनका ने वो जमीन है जिस पर एक दाना नहीं उगता। तो महावीर त्यागी ने अपने सिर पे हाथ फेरा, बोले जवाहरलाल जी मेरे सिर पे भी एक बाल नहीं तो मैं अपनी गर्दन काट के दे दूं। ये सवाल नहीं थे कि महाराज? सरकार से इसलिए ये तर्क ठीक नहीं। मैंने तो एक मासूम बात कही। अशोक जी, आप लोगों की बात में ज्यादा वजन कैसे आए इस दृष्टि से एक उदाहरण दे दूं। आप कहोगे ऐसा तो नहीं कि अमिताभ जी हमको भड़का रहे हो कि हमारी ये सांसदी भी चली जाए। नहीं, अशोक जी सुन लो, राजीव गांधी के बोफोर्स मामले में हंगामा था देश भर में। विवेक भाई आप भी, जेपीसी बनी, वी शंकरानंद जेपीसी के अध्यक्ष बनाए गए, कांग्रेस का बहुमत था इसलिए जेपीसी में कांग्रेस का बहुमत हो गया। उसने जो रिपोर्ट देनी थी वो दे दी कि राजीव गांधी पाक साफ और उसमें कोई समस्या नहीं है, इनसे ज्यादा ईमानदार कोई नहीं। हाउस में जब वो रिपोर्ट आई ना तो उसके पन्ने फाड़ फाड़ के विपक्ष के सांसदों ने हवा में उछाल दिए लोकसभा के अंदर, और सारे विपक्षी सांसदों ने इस्तीफा दे दिया। बोले हमें ये झूठ मंजूर नहीं। हो चुका है ना भारत में, इसीलिए मैं वो उदाहरण लेके आया। अशोक यादव जी, क्या ये बेहतर नहीं होगा आपकी जो आपके समर्थक हैं उनको भी लगेगा कि हाँ भाई आप में नैतिक शक्ति है, जो चीज ठीक नहीं उसको छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया। अब जब तक बैलेट से नहीं होगा चुनाव तब तक नहीं लड़ेंगे चुनाव, तब तक संघर्ष करेंगे। अशोक जी, के लिए आपको व्यवस्था में रह के ही आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आप अगर ये चाहें कि हम सिस्टम से बाहर जाके सिस्टम का विरोध करें, वो उतना ढंग से विरोध नहीं हो पाएगा जितना ढंग से विरोध सिस्टम में रह करके हो पाएगा। तो अगर हम लोकसभा या विधानसभा में हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा तो हमारा विरोध उतना प्रभावशाली नहीं रहेगा। अमिताभ जी, ये बात आप भी जानते हैं, ये बात पूरी देश दुनिया जनता सब जानती है। अच्छा, विरोध के अलावा जो बेसिक जो रीजन था अमिताभ जी, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया था, मैं वही बात कर रहा था, बीच में थोड़ा रुक गया था मामला, कि उसमें जो
ईवीएम में 3 तरह का होता है सिस्टम, एक बैलेट यूनिट, एक कंट्रोल यूनिट और तीसरा वीवीपैट होता है। तो उसमें सिर्फ यही डिमांड थी हमारे जो विपक्ष के नेताओं की कि जो वीवीपैट में जो पर्चियां कट के गिरती हैं वो पर्चियां मतदाता अपना ले जाए और वो पर्चियां बैलेट बॉक्स में डाल दे। लेकिन चुनाव आयोग को इस पर भी आपत्ति थी कि नहीं ये तो नहीं संभव है। तो देखिए, ट्रांसपेरेंसी सिर्फ विपक्ष मांग रहा था और ये ट्रांसपेरेंसी सरकार चाहती नहीं कि ट्रांसपेरेंसी हो व्यवस्था में। तो ये सब अशोक जी एक मिनट मेरा बड़ा मासूम प्रश्न है, क्योंकि मैंने वो दौर खूब अच्छे से देखा जब ठप्पा लगता था। उसमें ट्रांसपेरेंसी, विश्वसनीयता, प्रामाणिकता, पारदर्शिता सब थी ना जब मत ठप्पा लग के चुनाव होता था। आप कह सकते हैं बात अशोक यादव जी? आपके नेता ने कहा कि फिर से ठप्पा वाला काम शुरू करो, ये हटाओ मशीन वाला। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, जब ठप्पा लग के फैसला होता था कि कौन विधायक कौन सांसद, तो पारदर्शिता, निष्पक्षता थी अशोक जी? चीज में पारदर्शिता है, वो दर छोड़ दीजिए। आज अगर देखा जाए जिस तरह से घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, उस तरह की के बीच में क्या ट्रांसपेरेंसी है, क्या क्रेडिबिलिटी है? आप ये बताइए, चुनाव के ठीक पहले चुनाव आयोग के पैनल में से, जो सिलेक्शन पैनल में से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाल के कैबिनेट मंत्री को लगा दिया जाता है उसकी जगह पे। एक सरकार क्या चाहती थी इसके पीछे, उसकी मंशा क्या थी? चुनाव में ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए ऐसा काम किया गया। अशोक जी ठीक है, अपने हिसाब से चुनाव को कराने के लिए किया गया। ठीक। अशोक जी, आपकी जानकारी के लिए एक चीज याद दिला दें, याद आपको होगी अभी ताकि भूल ना जाए कहीं। विवेक नारायण जी की पार्टी ऐसे ऐसे कौतुक कर चुकी सरकार में रहते हुए कि उससे ज्यादा कौतुक कोई कर नहीं सकता। वो सारे विवेक जी सारे खेल चुकी, अब कौन खेलेगा? इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं कोई भारत में हुआ। एक हुआ करते थे गिल साहब, वो कांग्रेस के राज्यसभा के मेंबर थे, पार्टी के अनुशासित सिपाही थे, 24 अकबर रोड को प्रणाम करने वाले आदमी थे। उनको एक दिन सुबेरे अचानक मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया। जब चुनाव आयुक्त की उनकी जिम्मेदारी खत्म हुई तो केंद्र में मंत्री बना दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये बड़ी भारी पारदर्शिता थी यार, ये बड़ी गजब पारदर्शिता थी। न संसद में कोई अमेंडमेंट हुआ, न कोई ऑर्डिनेंस आया। बोले गिल, बोले हाँ जी मैडम, बोले तुम खाली बैठे, चलो आयोग के अध्यक्ष हो जाओ, चुनाव आयोग के। बोले आयोग खत्म हो गया, बोले इधर आ जाओ तुम मंत्री हो जाओ। ऐसे तो काम कर रहे थे महाराज। अब आप कह रहे हो ना पारदर्शिता होनी चाहिए। खैर, प्रशांत पटेल जी, मांग हो रही है कि बैलेट वाले दौर में चुनाव जाना चाहिए, और उसकी जगह क्यूबा और अमेरिका और स्पेन ने कहा कि कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। हालांकि अपनी सुविधा के लिए जो मूल अंतर है भारत की मशीन में, उसको कोई कोट नहीं कर रहा है। जो लोग इस वक्त विरोध कर रहे हैं कि ये स्टैंड अलोन मशीन है, ये किसी से संबद्ध नहीं है। और जिन देशों में ईवीएम गई और वापस वो बैलेट पे लौटे, वहां किसी न किसी नेटवर्क से जुड़ी हुई मशीन थी। लेकिन खैर, स्वाभाविक है जब विपक्ष अपनी बात कहेगा तो अर्धसत्य और कुछ पे पर्दा डाल के कहेगा। लेकिन एक मांग ये जो उठ रही है कि वापस चलिए, घड़ी की सुई पीछे मोड़िए, कैसे देख रहे हैं? देखिए अमिताभ जी, आज यहाँ पर विषय पे डिबेट किया हुआ, इसमें मैं जाता हूँ। 4 तारीख को चुनाव परिणाम आया, 3 तारीख तक शाम तक ही, और 4 तारीख को भी 12-1 बजे तक विपक्ष इस विषय पर सवाल उठा रहा था। चूंकि और कुछ और आए थे, उनको लग रहा था कि 300 से ऊपर सीटें आएंगी तो हमें बिल्कुल हम ईवीएम के नाम पे रोएंगे, लेकिन वो मौका मिला नहीं। चूंकि विपक्ष की भी सीटें इतनी आ गई जितनी वो स्वयं उम्मीद नहीं कर रहे थे, जितनी सीटों पर गंभीरता से लड़ नहीं रहे थे, उससे अधिक सीटों पर ये आ गए, तो इनको उस विषय पर मौका नहीं मिला। फिर इनको लगा कि भाई मोदी जी तो पूर्ण बहुमत आएगा नहीं, तो आया नहीं भाजपा का, तो हो सकता है कि हमारी सरकार बन जाए, कम से कम मोदी जी प्रधानमंत्री ना बने। वो भी इनका जो टूट गया। फिर सारे हमारे सहयोगी दल साथ में आ गए, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, 9 तारीख को वोट भी हो गई। फिर इनको लगा कि भाई यार ये सहयोगी दल है, एक इधर टांग खींचेगा, एक उधर खींचेगा, मंत्रिमंडल में भी कुछ ना कुछ उंगलीबाजी होगी, मंत्रिमंडल का ठीक से नहीं बन पाया, इनको भी ऐसा कुछ नहीं हो पाया, मंत्रिमंडल भी भारतीय जनता पार्टी के अनुसार हो गया। अभी भी 3-4 दिन से माहौल बनाया गया, इनके लोग कह रहे हैं भाई टीडीपी का स्पीकर होना चाहिए,
टीडीपी नहीं कह रही कि हमारे स्पीकर होना चाहिए, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि टीडीपी का स्पीकर होना चाहिए, लेकिन उस पर भी जेडीयू और टीडीपी ने कह देंगे भाजपा बड़ी पार्टी है और बड़ी पार्टी का ही स्पीकर बनता है, वो भी इनका सिगुफा समाप्त हो गया। तो अब चूंकि एक सप्ताह हो गया, 9 तारीख को वोट हुई थी, आज 17 तारीख हो गई, एक सप्ताह से अधिक समय हो गया, तो ये जो जीत का खुमार था, कथित जीत का खुमार, वो खुमार उतर गया विपक्ष का। अब उनको लगा कि भाई हम तो एक सप्ताह पहले नहा की बिल्कुल खुशी मना रहे थे, लेकिन हमें कुछ मिला नहीं। जैसी सरकार पहले 10 साल से चल रही थी उसी तरह सरकार अभी चल रही है। हमें संयोग से इलॉन मस्क का ट्वीट आ गया, जो कि अमेरिकी चुनाव के संदर्भ में, अमेरिका में वहां पे नवंबर चुनाव होने वाले, तो भारत में तो चुनाव हो चुका, तब इन्होंने ये माहौल लेकर के आए। एक मिड डे अखबार ने इस तरह वो ब्लूटूथ वाली खबर प्रकाशित कर दी, ओटीपी वाली। आज उन्होंने अपने माफीनामा भी प्रकाशित किया, लेकिन जिन कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने बड़े बड़े ट्वीट किए थे, वो बेशर्मी से उन्होंने आज माफी नहीं मांगी। अखबार की तरह झूठ और बेशर्म है, उसने खबर तो इतनी बड़ी छापी और जो माफीनामा छापा छोटा सा छापा। तो ये लोग हर दिन इनका काम है, पहले झूठ फैलाते हैं, उसके बाद अगले दिन माफी जब उनका काउंटर हो जाता है चुप हो जाते हैं। इसी तरह के राजीव शुक्ला का एक धूर्त का चैनल है न्यूज 24, वो भी झूठ फैलाने का काम करता है, भास्कर झूठ फैलाने का काम करता है। लेकिन आज इंटरनेट के युग में सबका झूठ जो 2 घंटे के अंदर काउंटर हो जाता है। लेकिन ये लोग इतने बेशर्म है, कई सारे पत्रकार इतने बेशर्म है, झूठ फैलाते हैं, जब उनका झूठ काउंटर हो जाता है तो वो लोग माफी नहीं मांगती है, तो अपनी स्टोरी एडिट कर लेंगे, अगर इंटरनेट पे होगी, या ट्वीट होगा, ट्वीट चुपचाप डिलीट करके भाग जाएंगे। इसी तरह 2 दिन पहले एक और अखबार ने झूठ फैलाया कि आपके अगर मोबाइल में 2 सिम लगते हैं तो 2 सिम का चार्ज सरकार लेगी, ट्राई लेगी तो उसको ट्वीट किया। तो किसी भी बेशर्म ने काउंटर नहीं किया कि हमने ट्वीट गलत कर दिया था। किसी भी कथित पत्रकार बेशर्म ने ये नहीं ट्वीट किया कि हमने बिना अपने आप को वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं, उन्होंने काउंटर नहीं किया, हमने झूठ फैलाने का काम किया, ये ट्वीट गलत है। तो ये कांग्रेस पार्टी में ठीक है प्रशांत पटेल। अरविंद जयतिलक जी, मैंने कई ऐसे लोगों से बात की जो कम से कम 7-7, 8-8, 10-10 चुनावों की मतगणना में सरकारी कर्मचारी के नाते काम कर चुके वरिष्ठ भूमिकाओं में। मैंने उनसे पूछा, जब ये खबर आई कि भाई एक मैं नाम नहीं लूंगा, एक महाराष्ट्र के एक सांध्य अखबार ने वो छाप दिया कि वो मोबाइल पर ओटीपी आया, फिर ईवीएम अनलॉक हुई। सबने कहा कि भाई साहब, इससे ज्यादा एब्सर्ड कोई बात हो नहीं सकती, मूर्खता है। और एक बड़े सरकारी अधिकारी ने तो मुझसे कहा कि ये उसी स्तर की मूर्खता है जैसी कही गई थी कि 2000 के नोट में चिप है, वो जहां होगा टू 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 बोलने लगेगा। बोले उसी स्तर की कल्पनाशीलता और मूर्खता है, अदम्य किस्म की। किसी सूरत में मोबाइल से ना लॉक हो सकती ईवीएम, ना लॉक हो सकती, और 48 घंटे में उस अखबार ने माफी मांग ली जैसे ही चुनाव आयोग का नोटिस गया। लेकिन उसको जितना भी माहौल विषाक्त करना था उतना तो कर दिया। बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए वो झूठ की जुबान बुढ़ापे की जान की तरह होती है, अंत में झूठ पकड़ ही लिया जाता है। और बड़ा आश्चर्य लगता है कि पढ़े लिखे लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि जो ईवीएम है उसको रिप्रोग्रामिंग किया ही नहीं जा सकता है, संभव ही नहीं है। और एक सामान्य व्यक्ति भी जाकर के बूथ के अंदर अपना वोट डाल देता है, उसके बाद जो है फिर वो दोबारा 10 बार दबाए, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसको भी हवा में उछाल दिया जाता है कि एक व्यक्ति 10 बार 20 बार जो है वोट डाल देता है और सारे वोट जो है किसी एक खास पार्टी को पड़ जाता है। अभी विवेक जी कह रहे थे कि जनता के मन में संदेह है। मुझे तो नहीं लगा कि भारत में कहीं पर भी गली मोहल्ले से भी जनता का 4 लोग भी बाहर निकले हों और सड़क पर आकर के कहे हों कि भाई जो है ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम को बदल दीजिए, बैलेट पेपर से कराइए। ये सारी जो कहानी और कारस्तानी है, ये जो राजनीतिक दलों की है, जो सिस्टम को पूरी तरह से बदनाम करने पर आमादा है। आपने नेहरू जी का उदाहरण दिया था, अचानक हमें याद आया, शंभुनाथ टंडन जी गोविंद बल्लभ पंत के सूचना सलाहकार थे अमिताभ जी। उनकी किताब है भारतीय इतिहास की अनजान घटनाएं। उन्होंने लिखा है कि पहले आम चुनाव में रामपुर से ये शिक्षा मंत्री जो आजाद साहब थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, चुनाव हार गए थे। हिंदू महासभा के एक महंत जी थे, चुनाव जीत गए थे। आदेश आया ऊपर से कि नहीं, कि हर हालत में मौलाना साहब को जिताना है, आजाद साहब को जिताना है। उनके अलावा 12 जिलों के, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वहां के जो है बॉक्स बदले गए और जीते हुए प्रत्याशी को डीएम ने बैठा करके कहा कि नहीं भाई देखिए, मजबूरी में आपको हराना पड़ रहा है। क्या आप उस तरह का चाहते हैं चुनाव? क्या वो बैलेट पर आकर के फिर चाहते हैं कि गुंडों और माफियाओं के हाथ में ठेकेदारी दे दिया जाए कि 25 गांव की ठेकेदारी पे आप जो है छपाई करेंगे बैलेट पेपर की, 25 गांव का वो करेगा? ये राजनीति में अपराधीकरण की शुरुआत इन्हीं माफियाओं ने जो है ये गुंडागर्दी करके जिस तरह से छपाई की है, उसी तरह से वो फिर राजनीति में और किस तरह से मंत्री पद विधायक बन गए और किस तरह गृह राज्य मंत्री पश्चिम बंगाल का अपराधी, सैकड़ों उसके ऊपर जो है
हत्या के अपराध थे और जनता दल की सरकार में, यूनाइटेड सरकार में जो है वो बना था और बाद में जब विरोध हुआ तो उसको इस्तीफा देना पड़ा था। वो छपाई का काम करता था। तो क्या वैसा चुनाव आप चाहते हैं? जी ठीक है। विवेक जी, ये जो एक बड़ा भारी तर्क समूचे विपक्ष के पास है और वही बार बार दिया जाता कि भाई हम कुछ नहीं कह रहे, हम तो कह रहे सबके मन में शक है वो दूर कर दो। ठीक, छत से ऐसा बोल के आदमी कमरे में आ जाता, अंदर दरवाजा बंद कर लेता है। सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही थी प्रशांत भूषण जी ने, क्या कि देश के मन में शक है। तो सुप्रीम कोर्ट, मैं अपनी स्मृति के आधार पर कह रहा हूं, गलत नहीं होगा संभवतः, सुप्रीम कोर्ट ने मालूम क्या कहा था विवेक जी? देश ईवीएम पर शक कर रहा है, इसका प्रमाण दीजिए। बोले जी रामलाल ने एक आर्टिकल लिखा था और मोतीलाल ने एक लिखा था। बोले रामलाल और मोतीलाल देश हैं? ये नाम मैं अपनी तरफ जोड़ रहा हूं, उन्होंने कुछ दूसरे नाम लिए थे। उनका ये देश है क्या? बोले 100-250 लोग खड़े होकर कोई बात कह देंगे तो देश की बात मान लेंगे हम। और यही नहीं कहा, उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में ईवीएम पर इस ढंग के मिथ्या दुष्प्रचार न किए जाएं, क्योंकि ये दुष्प्रचार भारत की लोकतांत्रिक मर्यादा और संसदीय लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। लोगों के मन में पीड़ा होती है कि जिस विधि से वो देश की शासन चुन रहे हैं उस विधि को लांछित किया जा रहा है। विवेक जी, साहब जी, आपने जो बात कही, लोकतंत्र की टिप्पणी का कोट किया आपने कि ये लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला जो है, तो ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है। और इस गंभीर प्रश्न को हम केवल इसलिए हवा में नहीं उड़ा सकते हैं कि विपक्ष से सवाल करके। इसके लिए जो जनता, जिसे जनता ने अपना जनादेश दिया है, सरकार में बैठी है या चुनाव आयोग है, उनको तरीके निकालने चाहिए कि हम किस तरीके से। नहीं विवेक जी, जब चुनाव आयोग ने बुलाया तो राहुल गांधी गए नहीं, क्यों नहीं गए? ठीक है, नहीं गए, हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन अच्छे के प्रयास 4 बार करे जाते हैं। आप किसी को फोन मिलाते हैं, एक बार में नहीं मिला तो आप ये छोड़ नहीं देते कि हमने आपको फोन मिलाया। आयोग ने 3 दफे बुलाया विवेक बाबू, हम नहीं 30 दफे बुलाया हो, लेकिन जहां पे देश के लोग गजब रंगबाजी है। बोले 30 दफा बुलाया, नहीं जाएंगे, 31वें दफे बुलाओ तो आएंगे। गजब रंगबाजी है। देखिए ना अमिताभ जी, बात यह है कि आज कांग्रेस के हवाला देके कांग्रेस ने अगर गलतियां करी तो जनता ने उनको विपक्ष में बैठा दिया या 44 सीटें दी। आज हम उन गलतियों को कोट करके हम आड़ नहीं ले सकते, ना उनसे बच सकते हैं। हम एक अच्छा करके दिखाएं, अच्छा उदाहरण पेश करें कि आज हम किस तरीके से सरकार मंथन करे और इस विश्वसनीयता को बहाल करने के कदम उठाए। जिस तरीके के यहाँ पे ठीक है विवेक जी, ठीक है वो है, तो ये सब बातें राजनीतिक दलों से करी जाएं, क्योंकि वो भी जनता की नुमाइंदगी करते हैं। वो जनता की बात नहीं, राजनीतिक दल भी उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। ठीक, अशोक यादव, ठीक, ये भ्रम दूर होना चाहिए। ठीक है, सरकार का दायित्व, ठीक है विवेक जी, दायित्व है, ठीक, इसके लिए हम सीमा नहीं मान सकते हैं कि बिल्कुल होना चाहिए। अशोक जी के पास चलूंगा। अशोक जी, एक प्रैक्टिकल बात कर ले, थ्योरी से तो कुछ होता नहीं। जनता राजी, जनता को भरोसा हो जाए, इसके लिए विपक्षी लोग कह रहे हैं कि हम मैदान में हैं, जनता के सम्मान में, हम मान लेते हैं। मुझे बताइए, 100 करोड़ मतदाता हैं, 50 करोड़ बाकी जनता जो गैर मतदाता उसको छोड़ दो, 100 करोड़ तो लिखत पढ़त मतदाता है, 99 कुछ। 100 करोड़ मतदाताओं की सहमति हो गई, ये कैसे सुनिश्चित होगा? कौन उनके पास पर्चा लेके जाएगा जिस पर वो अंगूठा लगाएंगे कि हाँ अब ये मॉडल ठीक है, इससे हम सहमत। एक दूसरी बात मैं कहता हूं जो विवेक जी ने कही कि राजनीतिक दल ही जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक बात कही। पूरे देश में जितने निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, चुंगी प्रधान से लेके और लोकसभा तक, उनमें देख लीजिए किसके पास 51 है और किसकी तरफ 49 है, तो जनता का मैंडेट तो वहीं आ गया। अशोक यादव जी, या 99 करोड़ से लिखित में लेने का कोई तरीका बता दो जी। देखिए अमिताभ जी, जो आप कह रहे हैं कि 99 करोड़ लोगों से लिखित में, तो देखिए जनता, जब हम लोग चुनाव में जाते हैं तो ये चीज मैं ऐसा नहीं कि मैं बना के बोलता हूँ, लोग कहते हैं कि बाबू वोट हम लोग भाजपा को नहीं देते हैं, लेकिन पता नहीं किससे जीत जाते हैं, कोई मसनिया में गड़बड़ तो ना है, ऐसे बोलते हैं कि मसनिया में कोई गड़बड़ी तो नहीं ना है।
हम लोग वोट नहीं देते फिर भी भाजपा जीत जाती है। तो देखिए ये जनमानस में अच्छा, आपके से एक मिनट अशोक भाई, एक मिनट, आपके 37 कैसे जीत गए? आपके 37 कैसे जीत गए? अगर भाजपा को अगर ईवीएम सेट थी तो, और आपके नेता के साथ जो है राहुल जी, वो 2 जगह से कैसे जीत गए? पिछली बार तो 1 जगह का भी संकट था। नहीं देखिए, मैं फिर वही, अरे भाई देखिए, नहीं दिखाओ कि जीतने से ईवीएम के सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता सही होने का। मेरा सिर्फ यही मानना है कि जो नहीं, गोल है हमारे, गोल बात है। नहीं, मैं गोल नहीं घुमा रहा, मैं गोल घुमा ही नहीं रहा जी, बस मुझे 10 सेकंड दीजिए। जो बात हमारे विपक्ष के वकील साहब ने कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट से अर्जी लगा करके कि जो वीवीपैट, जो कि वोटर्स वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल की जो मशीन होती है, उसमें जो पर्ची निकलती है वो मतदाता के हाथ में मिल जाए, ताकि वो एश्योर हो जाए कि हमने फलाने पे बटन दबाई, वो चिन्ह हमारे पास है, उसको ड्रॉप बैलेट बॉक्स में कोई सिस्टम वहां पे डाल दे। उस पे चुनाव आयोग क्यों नहीं तैयार हुआ? वहां पे भी विरोध किया उस चुनाव आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कि ये संभव नहीं है। ये सारी बातें। अच्छा, इसके अलावा अमिताभ जी, अगर आप पीछे थोड़ा सा पीछे जाएंगे, जिस तरह की मोदी सरकार की विश्वसनीयता पे संकट रहा है, चाहे वो चंडीगढ़ का चुनाव देश ने देखा हो, चाहे चुनाव आयोग में सिलेक्शन पैनल का मामला देश ने देखा हो। अशोक जी ठीक, अब रुकना होगा, अशोक भाई रुकना होगा, कहीं न कहीं चुनाव में बेईमानी करती है। ठीक, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा। विपक्ष के साथ मैं मित्रों से अक्सर कहता हूं अनौपचारिक बातचीत में कि भाई तर्क की शक्ति बढ़ाइए, अध्ययन और गंभीर रखिए। चंडीगढ़ का विषय जब सारे विपक्ष के बड़े नेताओं ने कंधे पर उठाया तो एक बड़े नेता से मैंने कहा, फोन पर बात हो रही थी, मैंने कहा ध्यान रखना ये बैलेट वाला चुनाव है, जिसकी पैरोकारी आप कह रहे हो पूरे देश में बैलेट वाला कराओ, ईवीएम नहीं। वहां ईवीएम से वोट नहीं हो रहा था, वहां बैलेट हो रहा था। पूरे देश में बैलेट चाहते हो? वाह वाह वाह, पूरे देश में वही चाहते हैं ना आप कि ठप्पा वाला काम हो भैया, है? वाह जी वाह। और अशोक जी ने कहा कि जब हम लोग जनता में जाते हैं तो जनता कहती भैया हम वोट नहीं दिए भाजपा को। भाजपा वाले अभी कह देंगे कि हम जनता में जाते तो वो कहते हमने सपाइयों को वोट ही नहीं दिया, ये कैसे जीत रहे? इस बात का कोई मतलब है थेतरई के अलावा और क्या है? सीपीआई वाले भी कह देंगे हम जनता में जाते हैं, वो कहते हैं चाचा हम तो तुम्हें वोट दिया था सीपीआई को, हम लेकिन हमारे आदमी नहीं जीतते। इस बात का कोई मतलब है मित्र? कोई मतलब है? तो हो तो बता दो। खैर प्रशांत पटेल जी वो कह रहे हैं कि बाकी सब ठीक है, लेकिन जनता का भरोसा, क्योंकि वो दावा कर रहे हैं कि हम जनता के बीच में जाते हैं तो जनता कहती भैया हम तो भाजपा को वोट नहीं दिए, आदमी उनका कैसे जीत गया? अमिताभ जी देखिए, मतदान तो गुप्त होता है, कोई मतदान जो सामान्य मतदाता होता है कोई बताता तो है नहीं। कौन किससे कोई दुश्मनी लेगा चुनाव के टाइम, चाहे प्रधानी का चुनाव हो चाहे विधायकी को, जो प्रत्याशी जाएगा, जो पार्टी की जाएगा, वो कहेगा भैया हमने आपको ही वोट दिया है। कौन कहेगा दुश्मनी लेके भैया हमने तुमको वोट नहीं दिया है? उसको दूसरा लाठी खानी है क्या? सब और खासकर समाजवादी पार्टी से कौन मतदाता कहेगा भैया हमने तुमको वोट नहीं दिया है? उसको रहना है कि नहीं मोहल्ले में? तो कोई वो चाहे हमारे लिए बात हो या उनके लिए, हम भी किसी से वोट मांगने जाते हैं, कहते भैया आपको ही वोट दिया है। वो उसका व्यक्तिगत है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए, उसकी जो प्राइवेसी का, ये तो हमें देता है चुनाव आयोग व्यवस्था। और दूसरी बात, अब चुनाव आयोग में पहले किस तरह नियुक्तियां होती थी, हमारे पहले टीएन शेषन साहब का बहुत नाम है। टीएन शेषन साहब 91 से लेकर 96 तक मुख्य चुनाव आयुक्त रहे भारत के। 3 साल का फिर पोलिंग पीरियड रहता है। 1999 में उनको अडवाणी जी के अगेंस्ट में चुनाव लड़ाया गया गांधी नगर से कांग्रेस पार्टी द्वारा। और टीएन शेषन ने क्या कारस्तानी की थी? जब राजीव गांधी जी की हत्या हुई 1991 के चुनाव के दरमियान, उस समय राजीव गांधी जी केवल सांसद थे, विपक्ष के नेता थे, प्रधानमंत्री नहीं थे। तो कायदे से तो नियम ये होना चाहिए भाई, अगर उनकी सीट पे चुनाव बाकी हो तो खाली उनकी अमेठी सीट पे मतदान कैंसिल हो जाना चाहिए था। लेकिन टीएन शेषन साहब ने 22 दिन तक चुनाव रोक दिया पूरे देश का, और राजीव गांधी जी की अस्थियां पूरे देश में घुमाई गई कि पूरा माहौल बना कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। तब कांग्रेस पार्टी के अगले फेज में सीटें बढ़ी। हालांकि उस जिस समय हत्या हुई थी राजीव जी की, अमेठी में चुनाव हो चुका था, तो कहीं पर भी चुनाव रोकने का कोई मतलब नहीं था। उनका इनाम मिला कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, 3 साल बाद कांग्रेस में चुनाव लड़े। उसके बाद 1996 से लेकर के 2001 तक एमएस गिल चुनाव आयुक्त रहे, कांग्रेस पार्टी द्वारा अपॉइंट किए गए। 2004 में उनका पोलिंग पीरियड समाप्त हुआ, 2004 में राज्यसभा सदस्य बने, 2010 में भी राज्यसभा बने, 2016 तक
12 साल वो राज्यसभा सदस्य रहे और कांग्रेस पार्टी की सरकार में मंत्री भी रहे। मुख्य चुनाव है। ये दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जो भी रिसेंटली मुझे याद है। इन भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में किसी चुनाव आयोग को ना तो भाजपा ज्वाइन कराई, ना सांसद बनाया, ना मंत्री बनाया। तो ये और नवीन चावला भी इंदिरा गांधी के बहुत क्लोज थे, कुख्यात थे इमरजेंसी के टाइम में। सन 2009 के चुनाव से ठीक पहले जनवरी में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई थी कि कांग्रेस पार्टी सत्ताधारी दल का सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे एन गोपाल स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि मैं ये नवीन चावला जो चुनाव आयुक्त हैं इनको हटाने का रिकमेंड करता हूं। ये पूरा ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने नवीन चावला को चुनाव आयुक्त पद से नहीं हटाया और उनको आगे मुख्य चुनाव आयुक्त बने। 2014 का जो चुनाव है उसमें नवीन चावला मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो ये इनके समय में, कांग्रेस पार्टी के समय में इस तरह चुनाव आयोग चलता था। और दूसरी बात, चुनाव आयुक्त को बनाने की व्यवस्था संविधान में सरकार के पास है, राष्ट्रपति के करता है। इसमें चीफ जस्टिस का कोई रोल नहीं। चीफ जस्टिस हर जगह उंगली डाल के घुस जाते हैं। हालांकि उन्होंने अपने जजमेंट बोला कि पार्लियामेंट चाहे तो कानून बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट का काम है, चीफ जस्टिस का काम नियुक्तियां करना नहीं है। ना तो जजों की नियुक्ति करने का कोई अधिकार संविधान में है, ना चुनाव आयोग की नियुक्ति करने का अधिकार है। मैं तो एक बात जानता हूं, जो जनता से चुन के सरकार में पहुंचा वही ना नियुक्ति करेगा। कोई जज क्यों करेगा नियुक्ति? क्यों करना चाहिए इस जज को नियुक्ति? अजब तमाशा है। जैसा आप फैसला दें जिस काम के लिए सिर माथे। भारत के 90 करोड़ लोग जिसको वोट दे रहे हैं, सार्वभौम सत्ता क्या होती है? वो किसके अधीन है? संविधान में क्या लिखा है? ऐसा रुकिए, ऐसा तो लिखा नहीं कि भारत का सुप्रीम कोर्ट, लिखा हम भारत के लोग संविधान लागू नहीं करते, अपने आत्मार्पित करते हैं। मेरा ही संविधान हम अपने ऊपर लागू कर रहे हैं। इसमें जो नागपुर से कोड़ते कि सरकार ने अपॉइंट कर, सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा भाई? आप जब सरकार में थे तो आप अटल बिहारी वाजपेयी से नियुक्ति करवाते थे। ऐसा मत बोलो। कुछ उदाहरण प्रशांत ने दिया, एक उदाहरण मैं दे दूं फिर अरविंद जी के पास चलूंगा। केवल चुनाव आयोग का मामला नहीं विवेक जी, आपकी पार्टी बड़ी करिश्माई पार्टी है। इसने ऐसे ऐसे कौतुक कर रखे हैं कि उससे आगे कोई माई का लाल कौतुक करना चाहे तो नहीं कर सकता। लिख लो मेरी बात, क्या कोई नहीं कर सकता। एक कौतुक बता दे, लोगों को पता नहीं, पब्लिक डोमेन में नहीं। कांग्रेस का एक कारिंदा था, राज्यसभा में था। कांग्रेस की जिले इलाही वाली जो व्यवस्था थी उसमें तय हुआ कि भाई कोर्ट से कुछ फैसले करवाने हैं, ठीक ठाक होना चाहिए, तो उनको उठा के कोर्ट में जज बना दिया, सुप्रीम कोर्ट में। क्या? फिर जब वो काम करी आए तो फिर वापस ले आए, फिर वापस राज्यसभा भेज दिया। क्या मैं नाम लूं? ऐसा कौतुक किसी सरकार ने किया नहीं। कोई सरकार माई के लाल कर भी नहीं सकती, लेकिन कांग्रेस ने किया। और जब किया तो यही कहा हम लोकतंत्र मजबूत कर रहे हैं। ऐसे लोकतंत्र को प्रणाम भैया। अरविंद जी तिलक जी, जिन लोगों ने वो दौर देखा है चुनाव का जिसमें मेरी सबसे ज्यादा खिन्नता होती थी हिंसा को लेकर, गरीब आदमी वोट नहीं डाल सकता, आगजनी, गोली, बम, मैंने आंखों से देखे, गूगल नहीं। मतपेटी लेके आदमी भाग गया, खेत में बैठ के ठपाठप छाप रहा है। जो भी जब कोई ऐसी मांग करता है तो भारत का मन सिहर जाता है। उसको लगता है कि क्या वही फिल्म वापस चलाने की कोशिश हो रही है देश में। अरविंद जी। बिल्कुल अमिताभ जी, अभी देखिए आदरणीय अशोक जी ने कहा कि मतदाताओं को पर्ची मिलनी चाहिए। अब जरा हम लोग विचार करें कि जो गरीब असहाय आदमी है जो जा करके अपने तरीके से ईवीएम के जरिए वोट करता है, अगर उसके हाथ में पर्ची आएगी, घर लेकर के जाएगा, स्वाभाविक रूप से जो दबंग टाइप के लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं या जो चुनाव को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, वो गरीब से तो कहेंगे कि बताओ तुमने किसको वोट दिया। अगर मान लीजिए उसके पक्ष में वोट नहीं दिया है और पर्ची दिखाने को कहा तो दिखाए तब भी और न दिखाए तब भी उसकी दुश्वारियां बढ़नी तय है। तो क्या आप चाहते हैं कि फिर से उसी तरह से जो हाशिए के लोग हैं, जो लोकतंत्र में अपनी भागीदारी कर रहे हैं, उनके पर्ची को देख करके लाठियों से पीटा जाए, उनको कूटा जाए? क्या यह सच्चाई नहीं है कि जो नक्सली बेल्ट में जो है बड़े बड़े लीडरान जो होते हैं राजनीतिक दलों के, उस दरमियान जो है
दे दिया करते थे ठेका कि भाई देखो इतने क्षेत्र में जो है तुमको जो है नक्सली फरमान जारी करते थे। अमिताभ जी आपसे ज्यादा कौन जानता है जी। और मजाल किसी का कि जा करके ठीक है अरविंद जी, अरविंद जी थोड़ा रुकना होगा। विवेक जी, पुराने खौफनाक दौर को जिंदा करना चाहते हैं जिसमें नारा लगता था कि मोहर लगेगी फलाने पर, नहीं तो लाश मिलेगी घाटी पे, क्या? अमिताभ जी, जो ये एलन मास्क का ट्वीट आया और इसके ऊपर अरे मास्क को छोड़ो भैया, मास्क की लीला आप नहीं समझ पाओगे। हो सकता है मास्क ये ईवीएम बनाने के चक्कर में हो। हमारा ये कि वो जनादेश पे सवाल ना होके कोई जजमेंट नहीं हो रहा। एक बात कही गई है, उसको मानना न मानना सरकार और चुनाव आयोग का काम है। एक बात उन्होंने कही है, एक अपनी बात अभिव्यक्त कही है, जो लोकतंत्र का हमारा अधिकार है। तो आज मेन बात है कि चुनी हुई सरकार का या चुनाव आयोग का दायित्व बनता है कि अगर किसी, हम भगवान राम के देश के वासी हैं जिन्होंने एक धोबी कहने सीता जी को भेज दिया था वन में, तो आज अगर कोई शंका उठती है तो उसका दूर करना। ठीक है विवेक जी। अशोक जी, छोटी सी टिप्पणी, फिर लौटना चाहते हैं उसी अंधेरे युग में जिसके पास जितनी बड़ी बंदूक, जितने गोले हथगोले, वही चुनाव जीतता था। आप जिस बेल्ट में हो, आपने भी खूब देखा होगा और हमने तो खूब ही देखा। लागू कर दें, लागू तो सरकार चुनाव आयोग करेगा। ठीक है अशोक जी, है तो आज उसको दूर करना। ठीक है विवेक जी, ठीक। अशोक यादव जी, प्रशांत पटेल जी, क्या देश को उस खौफनाक उसमें ले जाना चाहते हैं जिससे निकलने में भारत को इतना समय लग गया और बड़ी मुश्किल से तमाम कुर्बानियों के बाद देश में निर्वाचन की प्रक्रिया रक्त विहीन हुई, छीना झपटी विहीन हुई? प्रशांत जी, कांग्रेस पार्टी अगर मानती है, विपक्ष ऐसा मानता है, अभी कई सीटों पर बाई इलेक्शन होना, यूपी में 9 सीटों पर विधानसभा में होना है, वायनाड सीट भी खाली होगी। ये लोग, विपक्ष वाले लोग घोषणा कर दें कि अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो हम चुनाव न लड़ेंगे। ये लोग तो गांधी को मानने वाले लोग हैं ना, कांग्रेस पार्टी लोग। असहयोग सत्याग्रह आंदोलन करे कांग्रेस पार्टी कि अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो हम चुनाव में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे। अभी तक चलिए हो गया सो हो गया, अब कांग्रेस घोषणा कर दे। गांधी जी ने भी तो यही किया, सत्याग्रह आंदोलन किया, सहयोग आंदोलन किया अंग्रेजों के विरुद्ध, उन्होंने अपनी बात मनवाई। कांग्रेस को अगर अपनी बात की इतना मजबूती है, अपनी इच्छा शक्ति और विश्वास है कि देश की जनता उनके साथ है, उनकी सीटें भी बढ़ी हैं, तो कर दे घोषणा कि जब तक ईवीएम से चुनाव होगा हम अपने प्रत्याशी नहीं खड़ा करेंगे, जब बैलेट से चुनाव होगा तब ये प्रत्याशी खड़ा करेंगे, तब इनकी बात को जनता भी गंभीरता से लेगी। जी अशोक यादव जी, उस खतरनाक दौर को क्यों जिंदा करना चाहते हैं जिसमें 10-20-50 मर जाते थे, तब एमपी साहब चुने जाते थे और 5-7 एमएलए में भी मर जाते थे भगवान का नाम लेके, कई हजार राउंड फायरिंग होती थी। भाई ऐसा तो नहीं कि आप न्यूयॉर्क से आए हैं, आप यहां हो आजमगढ़ में, वहां को नई बात में बता रहे हो, ऐसा नहीं होता था क्या? देखिए अमिताभ भाई, जी हम लोग यही चाह रहे थे, जो अभी विवेक जय तिलक जी ने कहा कि मतदाताओं को पर्ची लेके घर नहीं जाने की बात थी, पर्ची ड्रॉप बॉक्स में डालने की बात थी, वो समझ नहीं पाएंगे। अच्छा, दूसरी बात जो आपने कहा कि क्या वो दौर लाना चाहते हैं आप लोग, वो दौर कोई नहीं लाना चाहता। हर अपोजिशन का नेता चाहता है कि व्यवस्था ट्रांसपेरेंट हो, उस व्यवस्था में कहीं कोई ये ना हो कि लोगों के मन में विश्वास की कमी हो। अभी आप अमिताभ जी कह रहे थे कि चुनाव आयोग का चुनाव सत्ता नहीं करेगी तो कौन करेगा? इस देश का संविधान, अमिताभ जी आप सीनियर जर्नलिस्ट है, कभी भी इस देश की सत्ता को सब कुछ नहीं दे सकती। इस संविधान में प्रिसाइजली असाइंड जॉब है कि चुनी हुई सरकार के पास यही लिमिटेशन, इससे ज्यादा नहीं कर सकती। अब चुनी हुई सरकार अगर कहे कि हम न्यायपालिका भी चलाएंगे तो नहीं ना संभव है। चुनी हुई सरकार का एक जॉब है, सार्वभौम सत्ता नहीं हो सकती। ठीक है, जब अपनी सरकार रहे तो कह दो ये सार्वभौम से भी डबल सार्वभौम है। कौन है? माइका लाल मूंछों में चमेली तेल लगा के कहा, बोले ए गुड्डू तुम पार्टी ऑफिस में चाय पिलाना बंद करो, तुम चले जाओ उधर आयोग में। क्या कारिंदों को बैठाल दिया आपने चुनाव आयोग में? आप बता रहे हो कि सरकार नहीं कर सकती कुछ? उनको मंत्री बनाया, संतरी बनाया, राज्यसभा भेजा, फिर आयोग भेज दिया, फिर वापस मंत्री बना दिया। अरे आपने तो जज में ये खेल कर दिया मित्र। अब आप लोग राज्यों में सरकार अभी भी चला रहे हैं। अशोक जी ने बड़ी लोकतांत्रिक बात कही,
सिद्धांत रूप में उनकी बात का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहि सो नर न घनेरे। ममता जी हैं, सरकार चला रही है, वो कितना विपक्ष को साथ ले रही हैं, अपनी गाड़ी में बैठा चलते हैं विपक्ष को, क्या भैया जरा बात कर लें, पूछ लें, राय विचार करके फैसला करें। नहीं ना, वहां तो रोज लट्ठम लट्ठा हो रही। आपको अपने लिए छूट चाहिए। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही, हमने नहीं देखा क्या? आप क्या कल्याण सिंह से पूछ के फैसला करते थे? नहीं ना। आप कहते थे मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। क्या ठीक नहीं सेशन को चुनाव लड़वाया था आपने पार्टी ज्वाइन करा के? क्या ठीक नहीं कि गिल आपके कारिंदे थे? आप कैसे कह सकते हो कि हम इसकी लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में अब देखिए गोल पोस्ट चेंज कैसे होता है। पहले कहा गया कि भाई विश्वसनीयता की हम तो बात कर रहे हैं, फिर कहा गया वो पर्ची मिल जाए, उसका प्रिंट मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट में ये दोनों बातें गई थी। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा थोड़ी था कि वहां मौसम पर चर्चा हो रही थी, कई दिन बहस चली मित्र विवेक भाई। कोर्ट में ये मसला गया, कोर्ट ने कहा मतदान का मूल है उसकी गोपनीयता। क्या? पर्ची का प्रिंट नहीं दिया जा सकता, मतदान की वही खत्म हो जाएगी भाई। फिर तो मोबाइल लेके जाओ, फोटो खींचो, नहीं ना। और मैं एक बात जानता हूं, विपक्ष अगर ये चाहे कि उसकी मांग में जलजला आ जाए उसके इस अभियान में, तो एक ही रास्ता है, नान्याः पंथाः ऐनाय, कोई दूसरा रास्ता नहीं। उपनिषद ने कहा आज इस्तीफा दे दें राहुल गांधी और कांग्रेस के बाकी लोगों को दिला दे, अखिलेश जी दे दें अपनी पार्टी के 3700 लोगों से, आज चमत्कार हो जाएगा। लोग जाने तो कि हाँ भाई ये कुर्बानी देने को तैयार हैं, और आज तो दिन भी कुर्बानी का है। नहीं तो लोकतंत्र के लिए बलिदान हो जाए, फिर 2-2 हाथ करिए सड़क पर उतरकर विनोबा जयप्रकाश की तरह। 7 सरकारें हैं आपके पास, उनको इस्तीफा दिलवाइए। अजय प्रशांत ने, चलो, और मैंने तो बड़ी मांग रखी, आप लोग ये भी कह सकते हो भाई अग्निहोत्री जी हमें फंसाना चाहते हैं कि जो मुश्किल से जीते वो भी जाए, लेकिन प्रशांत पटेल ने कहा चलो अब जो बाई इलेक्शन है उसी का बहिष्कार कर दो। कहा बाई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। क्या रायबरेली और वायनाड में से एक रखेंगे राहुल जी, एक छोड़ दो, कह दो हमने छोड़ी, हम नहीं लड़ेंगे। आपने हर बार अपना गोल पोस्ट बदला। कोई पार्टी ये कैसे दावा कर सकती है कि हम भारत के 100-150 करोड़ लोगों के मन की बात हम ही कह रहे हैं केवल? ये कैसे कह सकते हैं? कोई पैमाना नहीं ना। सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा था कि प्रशांत भूषण से कि भाई आप 150 करोड़ लोगों का मन कैसे जान गए, ये तो बताइए। वो नहीं बता पाए। ये वेग बात नहीं होनी चाहिए कि भारत ऐसा सोचता है, उसके पीछे मेथोडोलॉजी बताइए कैसे सोचते हैं। आप कैसे जाने कि भारत ऐसा सोचता है? नहीं ना। ना ये भारत हो सकते, ना आप भारत हो सकते। और अगर नपाई होगी, वजन तौला जाएगा तो सीटों से तौला जाएगा ना। फिर तो तब क्या होगा? ये कहेंगे हमारे पास ज्यादा भारत है, वोट के हिसाब से, सीटों के हिसाब से, सत्ता के हिसाब से। तो फिर इनकी बात क्यों नहीं चलेगी जिनके पास ज्यादा भारत है? आपके पास एक झोला भारत है, इनके पास 2 झोला भारत है। तब इस थेतराई का कोई अर्थ नहीं। और मुझे तो लगता था जब कोर्ट में सारी बातें हो गई तय एक बार, तो शायद ऐसी बात नहीं होगी। कपिल सिब्बल जी, वो दोनों में उनका, दोनों पार्टियों के हैं, जो 2 मित्र बैठे हैं, अशोक भाई और विवेक जी, वो दोनों पार्टियों से उनका नाता है। उनका एक वक्तव्य प्रशांत ने पढ़ के सुनाया, लोकसभा के पटल पर है, उससे इनकार नहीं कर सकता कोई कि ईवीएम में कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, कोई माई का लाल उसमें कुछ खुरापात नहीं कर सकता। तब मेरा मानना है हिंसा मुक्त चुनाव और
सबको वोट डालने की आजादी, प्रावधान होना अलग चीज है, वोट डालने के लिए अनुकूल वातावरण होना दूसरी चीज है। आजादी के 52 में भी सबको वोट डालने की आजादी थी, लेकिन वोट डालने के लिए अनुकूल वातावरण नहीं था। गांव में वोट डालने के लिए जब निकलते थे गरीब गुरबे, तो उनके ऊपर कैसा अत्याचार होता था कि वोट डालोगे अरविंद जी, दबंग लोग उनकी पीठ नीली कर देते थे मार लाठी। आज ऐसा तो नहीं हो रहा ना, वोट तो सब डाल रहे। ये नहीं हो सकता जहां हम जीते हैं वहां ठीक, जहां हम हारे वहां ईवीएम हाय हाय। ईवीएम किसी पार्टी को, किसी नेता को जिताने की मशीन नहीं है। इस बात को लेके बिल्कुल दिमाग साफ रखिए। ईवीएम भारत के महान मतदाताओं का जनादेश संग्रहित करने वाली और बताने वाली मशीन है। वो एक्स को जिताने और वाई को हराने की मशीन नहीं है मित्र, कि हम जीतेंगे तो ईवीएम पवित्र, नहीं तो ईवीएम के चरित्र पर सवाल उठाएंगे। ये तर्क भारत को मंजूर नहीं होगा, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो कतई नहीं। विपक्ष फिर भी चाहता है तो ठीक है, आपके पास लोकतांत्रिक अधिकार है। मैंने उदाहरण दिया राजीव गांधी के समय का, बोफोर्स के मसले पर विपक्ष ने इस्तीफा दिया था। आप दे सकते हैं इस्तीफा, पहल करिए। 7 राज्य सरकारें हटा इस्तीफा देकर बाहर आए, और लोकसभा से आप सारे लोग बाहर आइए, फिर लड़िए देश में एक बड़ी लड़ाई बैलेट के लिए। अशोक जी ने कहा कोई नहीं चाहता कि पुराना दौर लौटे, लेकिन अशोक जी ने तथ्यात्मक रूप से ठीक बात नहीं कही। अखिलेश जी ने आज ही अपने ट्वीट में कहा है, एक्स पर लिखा है कि पुराने सिस्टम को लागू किया जाए, वापस चलना चाहिए, बैलेट से चुनाव होना चाहिए। आप घड़ी की दिशा बदलना चाहते हैं, देश को उसी अंधेरे दौर में ले जाना चाहते हैं जहां गोली बंदूक और बारूद से चुनाव होता था, तड़ातड़ गोलियां चलती थी। नहीं, वो दृश्य भारत की आंखों में जिंदा है। उस दृश्य के साथ भारत में कोई नहीं जाना चाहेगा। धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक विज्ञापन के लिए। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you? केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पटवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Come my love, please don't say no baby, come my love। वी गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ जो अच्छों को ठंडा करे। वी गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? इस पूरी बहस में एक प्रसंग आया था जिसमें अशोक यादव जी ने कहा कि सरकार का मतलब ये नहीं कि सारे फैसले वही लेगी। अब उन्होंने कहा संविधान भी इसकी इजाज़त नहीं देता। संविधान में कहाँ ऐसा लिखा है मुझे पता नहीं, मेरी समझ कहती है कि ऐसा नहीं। सरकार होती है, वो ऐसा नहीं कि 75% सरकार है, 40% सरकार है, 99 नहीं, 100% शक्तियों के साथ सरकार अस्तित्व में होती है, अगर है अस्तित्व में तो। लेकिन एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई। अब तो समाजवादी और कांग्रेस का गठबंधन है, इसलिए बात कह दे रहा हूँ। इंदिरा जी ने तो जब इस देश में आपातकाल लगाया तो विपक्ष छोड़ो, अपनी पार्टी के लोगों से भी विचार विमर्श नहीं किया था, राष्ट्रपति को भी भरोसे में नहीं लिया था। जब लगा दिया तो कागज भेजा, बोले दस्तखत कर दो। तब लोकतंत्र कहाँ था, तब संविधान कहाँ था, तब लोकशाही कहाँ थी? ये बड़ा प्रश्न है। धन्यवाद। वी गार्ड प्रेजेंट्स अब उत्तर चाहिए, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल।
बोलो जुबां केसरी। Sharda University. The world comes together at Sharda. Admissions now open.